मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल ईरान और इजराइल के बीच का टकराव फिर से सुर्खियों में है। क्या फिर से युद्ध बढ़ जाएगा? क्या यह युद्ध तीसरी विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा? अभी 1 अप्रैल को जब ईरान के वाणिज्य दूतावास जो कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में था, उस पर हमला हुआ, तब ईरान ने इजराइल को इसके लिए दोषी ठहराया और फिर जवाबी कार्यवाही में 14 अप्रैल को 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइल की मदद से ईरान ने इजराइल के कुछ इलाकों पर अटैक किया। यूं तो इजराइल ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया अपनी उच्च टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो उसे अमेरिका से प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी इजराइल ने इसकी जवाबी कार्यवाही करने के लिए ईरान को धमकी दी और इस बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए G7 कंट्रीज, जिसमें 7 विकसित देश आते हैं, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी, इन सभी देशों ने मिलकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि यह स्थिति बहुत ही भयावह है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के 18 देशों में यह तनाव एक बड़े विश्व युद्ध में बदल सकता है। सभी ने यूं तो ईरान के 300 ड्रोन द्वारा हमला इजराइल पर करने की निंदा की है, लेकिन इस स्थिति को कैसे निपटा जाए, इससे कैसे निकला जाए, इसके लिए सभी लोग सपोर्ट देने को तैयार हैं। एक कार्यवाही में ईरान ने भी इजराइल के एक अरबपति के मालवाहक जहाज, जिसमें 17 भारतीय क्रू मेंबर थे, उस पर कब्जा कर लिया और इसीलिए भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि अपने 17 क्रू मेंबर्स की रिहाई सकुशल करवा सके। लेकिन भारत के सचिव ने कहा है कि पहले नीतिगत मामलों को देखना होगा और व्यापारियों के हितों को देखना होगा। वैसे ईरान उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है और उनकी रिहाई जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन क्या यह इजराइल और ईरान के बीच का टकराव एक बड़े विश्व युद्ध, जिसमें मुस्लिम और एंटी मुस्लिम कंट्रीज दो धड़े बन जाएंगे, क्या ऐसा होगा? क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है और जहां वह कंजर्वेटिव नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और सारे विश्व के मुस्लिम कंट्री से आह्वान करते हैं कि वह युद्ध में उनका साथ दे। उधर दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका का सपोर्ट है और सारी G7 कंट्रीज का भी, और सभी लोग इजराइल जैसे छोटे देश को सपोर्ट देने को तैयार है। वैसे तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध ऑलरेडी 2 साल से चल रहा है, तो क्या अब इजराइल और ईरान जैसे बड़े देश का युद्ध इजराइल जैसे छोटे देश के साथ भी होगा? गाजा पट्टी पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति है। वहाँ पर दोनों ही देशों की सेनाएं लोगों को हट जाने के लिए कह रही हैं, क्योंकि सैकड़ों लोग गाजा पट्टी के समुद्र तट के आसपास देखे गए हैं और क्या हमले द्वारा दोनों ही देश अपना कब्जा उस पर कर लेना चाहते हैं, यह सोचने का विषय है। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ, तब ईरान उसके साथ मित्रवत व्यवहार करता था, क्योंकि ईरान ही तुर्की के बाद दूसरा देश था जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि कुछ समय बाद जब ईरानियन रिवॉल्यूशन मूवमेंट हुआ और खुमैनी ने ईरान के शाह को के खिलाफ बगावत कर दी और 1979 में यह तख्ता पलट हो गया और शियाओं का राज ईरान पर हो गया, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव है। और इसीलिए इराक ने भी एक समय ईरान से काफ़ी लंबे समय युद्ध किया था उसे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब ईरान ने खुद ही परमाणु हथियार बनाने के लिए निश्चय किया, तब अमेरिका और इजराइल ईरान के सपोर्ट से हट गए और अब ऐसी स्थिति है कि ईरान के अपोजिट USA, अमेरिका आ सकता है इजराइल को सपोर्ट देने के लिए। इस प्रकार इजराइल, जो पहले ईरान का मित्र होता था, आज ईरान के खिलाफ खड़ा है। इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन इजराइल की अगर हम कुंडली देखें तो उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग बड़े ही वीर और लड़ाकू होते हैं। और इजराइल जैसा छोटा सा देश न केवल
अपने अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए यूएसए जैसे बड़े देश का सहारा लेकर ईरान का सामना कई सालों तक कर सकता है। अगर भारत और पाकिस्तान में कभी युद्ध होता है तो वह 15 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यह युद्ध ईरान और इजराइल के बीच हो सकता है, यह युद्ध कई वर्षों तक चलेगा। ऑलरेडी मिडल ईस्ट में सीरिया, इजिप्ट और दूसरे कंट्रीज में तनाव बहुत अधिक है और हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन जिन्हें ईरान का सपोर्ट प्राप्त है, वह कार्यवाही करते रहते हैं जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं और स्थिति बहुत ही खराब है। अब इजराइल और ईरान के बीच का यह बढ़ता हुआ तनाव क्या एक बड़ा युद्ध बन जाएगा? आइए हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि ज्योतिष ईरान की कुंडली और इजराइल की कुंडली के बारे में क्या दिखाता है। क्या इनकी चलने वाली दशाएं इस युद्ध को बढ़ाते चली जाएंगी या यह एक छोटा सा टकराव बनकर ही सीमित रह जाएगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले ईरान की कुंडली। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ तब वह ईरान का मित्र था और ईरान तब एक लिबरल कंट्री था। वहाँ पर कई बार तो ऐसा कहा जाता था कि वहाँ की जो लाइफ थी वह एक पेरिस की लाइफ से भी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहाँ लिबरल इस्लाम था और इसीलिए जो वहाँ के कंजर्वेटिव थे उन्होंने रिबेल किया और वहाँ के एक एंटी गवर्नमेंट लीडर जिनको एग्जाइल कर दिया गया था 1964 में, उन्होंने वापस 1979 में आकर शाह जो ईरान के राजा थे शाह के अगेंस्ट रिबेल किया, क्रांति करी और ईरानियन मूवमेंट के तरह शाह का तख्ता पलट दिया। शाह तो स्विट्जरलैंड भाग गए, लेकिन उसके बाद ये लीडर अयतुल्ला खुमैनी ने ईरान पर कंजर्वेटिव्स का राज शुरू करा जो कि शिया ईरान कहलाया। और शिया ईरान इतने हैं कि वहाँ 89% पॉपुलेशन शिया धर्म को मानती है और 9% सुन्नी पॉपुलेशन है, 2% दूसरे धर्मों के लोग हैं। अब बात करते हैं कि ईरान की पॉपुलेशन भी अधिक है, उनके पास धन भी है और टेक्नोलॉजी भी। केवल अगर ईरान इजराइल से किसी बात में कम है तो वह है इजराइल की सक्षम वायुसेना, जहां उसे अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त है और अमेरिकन टेक्नोलॉजी की मदद से वह बहुत ही निपुण वायुसेना रखता है। ईरान का सशस्त्र सेना बल इन मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सशस्त्र सेना बल है। वहाँ 5 लाख से भी अधिक सैनिक उनके समुद्री, जमीनी और हवाई सेना दल में है और वहाँ के अधिक पॉपुलेशन जो कि इस्लाम धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वह इस युद्ध को अगर चलता है तो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध को कई वर्षों तक चला सकती है। अगर हम देखें कि ईरान की कुंडली जो 1 अप्रैल 1979 यानी 1979 में दोपहर को 2:30 तेहरान की कुंडली है, उसमें कर्क लगन उदय हो रहा है जहां पर बृहस्पति उच्च के हैं और बृहस्पति नवमेश और षष्ठेश होके उच्च के हैं। इसीलिए ईरान के जो सैन्य बल है वह काफ़ी वीर है और ईरान की कुंडली में लगन से ही उच्च के बृहस्पति बल दे रहे हैं और नवम भाव को, भाग्य को भी। इसके साथ ही ईरान की कुंडली में 11वें घर में चंद्रमा उच्च के बैठे हैं और चंद्रमा इनके लग्नेश हैं और लग्नेश अगर उच्च का होके 11वें घर में जाए तो वह उस कंट्री को, उस राष्ट्र को बहुत ही बल प्रदान कर देता है। इसके साथ ही अगर हम नवम भाव देखें तो यहाँ मंगल, वक्री बुध और सूर्य बैठे हैं। नवा घर धर्म का घर है और इसीलिए यहाँ पर इतने सारे मेलेफिक प्लैनेट्स की युति और वहाँ भी एक वक्री नीच का बुध बैठा है। यह दिखाता है कि ईरान अपने कंजर्वेटिव इस्लाम धर्म को मानने के लिए कुछ भी कर सकता है। केतु और शुक्र की युति अष्टम भाव में है जिसे शनि वक्री देख रहे हैं दूसरे घर से राहु के साथ और इसीलिए शुक्र जो कि स्त्रियों का कारक है, नारी का कारक है, यहाँ पर अष्टम में बैठा है और वक्री शनि से दृष्ट है और इसीलिए खुमैनी के रूल 1979 से आने के बाद ईरान में महिलाओं के साथ पाबंदियां और रिस्ट्रिक्शन बढ़ती ही जा रही हैं और यह कुंडली इसीलिए बिल्कुल सही साबित होती है।
1979 से पहले ईरान में महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार थे और वह इतने लिबरल थे, लिबरल कंट्री के रूप में जाना जाता था कि एक पेरिस जैसी कंट्री से भी बेहतर लोगों को, टूरिस्ट को प्रतीत होता था। लेकिन शाह के शासन के तख्ता पलट हो जाने के बाद खुमैनी का रूल आ गया और आज वही रूल चल रहा है। अगर हम इजराइल की कुंडली देखें तो इजराइल की कुंडली बनती है 14 मई 1948 शाम को 4 बजे तेल अवीव, इजराइल की। और इस कुंडली में कन्या लगन उदय हो रहा है जो कि पाप कर्त्री में है। केतु दूसरे घर में बैठे हैं और मंगल 12वें घर में, लियो राशि में। साथ ही यहाँ चतुर्थ भाव में चतुर्थेश बृहस्पति बैठे हैं लेकिन वक्री हैं और 10वें घर से शुक्र उन्हें देख रहे हैं। राहु अष्टम में बैठे हैं और नवम भाव में बुध और सूर्य की युति आदित्य बुध योग बना रही है। शनि और चंद्रमा पुनर्सु योग 11वें घर में बना रहे हैं। तो अगर हम दशा देखें तो इजराइल की इस समय दशा चल रही है राहु की महादशा में राहु चल रहे हैं 15 फरवरी 2023 से और यह दशा अभी अक्टूबर 2025 तक चलने वाली है। इस समय राहु में शनि की प्रत्यंतर चल रहा है इजराइल की कुंडली में। इजराइल की कुंडली में अगर हम देखें तो एक अच्छी बात है कि यहाँ तृतीयेश मंगल बली होकर बैठे हैं लियो राशि में और साथ ही तीसरे घर पर बुध और सूर्य की दृष्टि है और कोई पाप प्रभाव नहीं है। तो यह दिखाता है जब तीसरा घर कुंडली का बली होता है तो ऐसा देश, वहाँ के लोग फाइटर्स और वहाँ की जो सैन्य बल होता है वह बड़ा ही सक्षम होता है और किसी भी युद्ध को जीतने में सफल होता है। यह एक कुंडली का, बृहद जातक का एक प्रिंसिपल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ईरान की कुंडली में देखें तो वहाँ तृतीयेश बुध है जो कि नीच का होके, वक्री होके नवम भाव से तीसरे घर को दृष्टि दे रहा है। तो यह एक थोड़ा सा पॉइंट कमजोर पड़ जाता है कि ईरान की कुंडली में युद्ध जीतने के लिए यह कम पॉइंट बनता है। लेकिन फिर भी ईरान इस युद्ध को अगर बढ़ता है तो कई सालों तक खींचने में सक्षम है और यह लंबा युद्ध, क्योंकि युद्ध तो दोनों ही तरफ का डैमेजेस, कोलेटरल डैमेजेस करते हैं और सहन माल और जान की हानि होती है। तो किसी भी तरह का युद्ध कोई भी राष्ट्र दुनिया का इस समय नहीं चाहता और G7 कंट्रीज के हेड्स ने तो कह भी दिया है कि हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहते। यूनाइटेड नेशन के भी हेड ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध करने की स्थिति में कभी नहीं आ सकता, हमें युद्ध को अवॉइड करना चाहिए। तो आइए आने वाले समय में देखेंगे कि क्या ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध का परिणाम होगा। धन्यवाद।